नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। रात्रि रघुनाथ मंदिर की जो धर्मशाला है वहाँ पर विश्राम किया था। अच्छा अनुभव था। सुबह संगम पे स्नान करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल जब ट्रैकिंग करते हैं तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन जब यात्रा पे चलते हैं तो तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यात्रा में खुद ब खुद व्यवस्थाएँ जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। सुबह सुबह का समय है, तमाम जो बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अपने स्कूलों को जा रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। काटते हैं बंदर। यात्री जब पैदल चलते थे तो देवप्रयाग में संगम के पास जो आज बाजार है, मेन बाजार, वो नहीं था। बाह बाजार ही प्रमुख बाजार था और यात्री यहीं पर रुकते थे। यहीं से फिर जब यहाँ तक सड़क पहुँची तो यहीं से कुली उनको लेकर बद्री केदार की यात्रा कराते थे। इस पूरे बाजार में चहल पहल हुआ करती थी। स्कूली बच्चे फूल लेकर आते थे, जो मिठाइयों की दुकानें हैं या और सामान है यहाँ से मिलता था। सबसे बड़ी बात, जो अंग्रेज़ों ने पुल बनाया था उसमें बहुत चहल पहल हुआ करती थी, वैसे ही जैसे आज की तारीख पे लक्ष्मण झूला में चहल पहल हुआ करती है।
आप योजना तो जरा आप इंटरव्यू दिया कैनोची। देवप्रयाग से मैं करीब 2.5 किलोमीटर जैसे ही पहुंचा तो एक स्थान पर है, यहाँ पर एक छोटा सा मकान दिख रहा है, एक मंदिर भी दिख रहा है, दीवान घाट। महिलाएं कुछ मिली है, उनसे बात करते हैं। आप गाँव कच्चे कुलासू रोड अगर बन जाए तो कितना फायदा बोला आप लोग? भेजे रोड बन जाए तो हम तो बहुत सुविधा हो जाली। और ये रोड जो थोड़ा सी मतलब रही पूरी नहीं अभी कंप्लीट हुई तो यहाँ वजह से हम तो बहुत मतलब अगर कोई देवप्रयाग बढ़े की श्रीनगर जान चालू तो वो रोड पूरी बनी नहीं, ये तो बहुत घूमी जान पड़ल मतलब। हाँ जी हाँ, इना बेटी बहुत हम तो मतलब दूर पड़ जाते श्रीनगर जाना तो इना बेटी ना। और अगर रोड बन जाती तो ये रोड बेटी हम तो सब जगह मतलब आने जाना सुविधा छन, हम होते हर जगह हम जा सकते हैं। ये भी मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जो पौड़ी गढ़वाल की जो रोड है, जो आप ऋषिकेश से मैं चल रहा हूँ एक ही ज़िले में अभी तक 70 से 80 किलोमीटर के आसपास, लगभग 70 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो ये पूरी पौड़ी गढ़वाल की सीमा से होते हुए और यही पुराना रास्ता है। तो ये जगह भी पहले आबाद रही होगी, मतलब यहाँ काफ़ी लोग रहे होंगे। ये पगडंडी, ये 6 फुटी रोड जहाँ पैदल यात्री चले हाँ जी हाँ, ये पुरानी रोड है। अब आप देखिए कि अगर इस तरफ रोड पूरी बनती है या पूरी पैदल रोड भी बन जाती है, सड़क तो अलग चीज़ है, पैदल रोड भी अगर बनती है तो पैदल चलने वाले भी बहुत हैं, लाखों लोग हैं जो छोटे छोटे पड़ावों से होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरीके से हम एक इको टूरिज्म या बायो फ्रेंडली एक पूरा सर्किट जो चारधाम का पुराने समय हुआ करता था 100 साल पहले, वैसा डेवलप कर सकते हैं। बद्रीनाथ पैदल मार्ग में इस तरीके से जो प्याऊ हैं वो अब एक तरीके से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। जैसे मैं खुद चल रहा हूँ तो मुझे एहसास है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के समय यानी 1920-30 या फिर 1890 1880 के आसपास ये ग्रामीणों के सहयोग से या फिर जो धनाढ़े लोग थे उनके सहयोग से ये प्याऊ बनाए गए थे। और इस तरीके के बहुत सारे प्याऊ पूरे यात्रा मार्ग थे। दरअसल जब चट्टियों का विकास हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ देखी गई कि हर 2 से 3 किलोमीटर पर जो पानी की व्यवस्था हो, या तो अलकनंदा या फिर गंगा नदी की जो धाराएं वहाँ से पानी लेकर श्रद्धालु पिएं, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है। हर जगह पर आप गंगा नदी में जा नहीं सकते हैं, एक तरीके से मौत के मुंह में खेलना है। तो जो नेचुरल वाटर हैं, जो स्प्रिंग हैं, उन जगहों पर जहाँ पर बैठने की जगहें थी उन जगहों पर प्याऊ बनाए गए और उनको पानी की व्यवस्थाएं की गई। अब आज की तारीख पे जिस तरीके से गौरीकुंड से केदारनाथ की व्यवस्था होती है कि PWD सड़क को देखता है, उसी तरीके से अंग्रेज़ों के समय में PWD सड़क को देखती थी। और जो पूरा डिपार्टमेंट और भी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे पेयजल की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है। उस समय सफाई के कर्मचारी हुआ करते थे, उनकी निगरानी के लिए अधिकारी होते थे, तो पूरी व्यवस्थाएं उस समय भी संचालित की जाती थी। अब इस प्याऊ को देखिए, ये 100 साल से ऊपर का है और कितना मजबूत है आज भी।
किस तरीके से पत्थरों को तोड़कर और एक बड़े से पत्थर में जो पानी ऊपर से गिरता है उसकी धारा से ताकि छींटे न पड़े, वो एक छोटा सा वो गहरा खड्डा बनाया गया है ताकि पानी की छींटे बाहर न निकलें। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं थी और एक बड़ा पत्थर ऊपर, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद सोचिए। मानव कालिदास की तरह है, जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। हमारे एक मित्र हैं हिमांशु शर्मा जी, वो लगातार यात्रा पर बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि यात्राएं जो थी वो शरीर को कष्ट देकर होती थी, लेकिन आज की जो यात्राएं हैं वो सुख सुविधाएं मांगती हैं, वो इसी कमरे मांग रही हैं, वो अच्छे होटल और रिजॉर्ट मांग रहे हैं। और इस तरीके से पूरी जो यात्रा है वो एक व्यावसायिक रूप ले चुकी है और आने वाले 10 से 20 सालों में इसका और भी यात्रा का व्यावसायिकरण लगातार बढ़ता जाएगा। अब ट्रेन तो जा रही है यहाँ से और सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन पैदल मार्ग भी सरकार को बनाना चाहिए, ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ, ऋषिकेश से लेके केदारनाथ, क्योंकि अगर हमने पैदल मार्ग को डेवलप कर लिया तो दुनिया के तमाम देशों के जो फॉरेनर हैं, जो गंगा नदी के साथ साथ चलना चाहते हैं, वो ज़रूर आएंगे। आज तो मैं अकेले चल रहा हूँ, लेकिन अकेले नहीं हूँ, माँ गंगा मेरे साथ चल रही है रास्ता दिखाते हुए। जो हमारे नदियां हैं बेसिकली वो एक दिशा देती हैं कि इसका सोर्स क्या है। अब अगर हमें पता है कि भाई हिमालय से आने वाली नदियों का इनका एक निश्चित मार्ग है और वो नदियां जो है सबसे शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करती है। आप देखें कि पहाड़ों में अगर हम रोड बनाएं और उसी लेंथ को हम सड़क से हिसाब से मैच कराएं तो लगभग दुगने का फ़र्क हो जाता है, लेकिन अगर हम नदी के किनारे किनारे चलेंगे तो वो शॉर्टेस्ट रूट होता है। एक दूसरा होता है कि एक डायरेक्शन होती है कि यस ये एक दिशा है जहाँ से नदी आ रही है, हमको वहाँ पहुँचना है। हमें पता है कि नदी जो है हिमालय से या नीलकंठ से आ रही है या नंदा देवी से आ रही है, तो हमें नंदा देवी में पहुँचना हो तो हमें नदी को फॉलो करना होगा। तो एक तो ये बहुत ही मतलब गाइडिंग सोर्स है जो जितने भी टूरिस्ट थे या जो भी हमारे यात्री लोग थे उनके लिए आने का। और तीसरी बात यह है कि जो पहाड़ों में चढ़ने के लिए अब आदमी भटक जाता है कि इस पहाड़ के बाद न जाने किधर को जाएंगे, लेकिन अगर आप नदी के किनारे किनारे जाएंगे तो एक तो हाइट आपको चढ़नी नहीं पड़ेगी। तो ईजीएस्ट रूट जो माना जाता था वो नदी के किनारे माना जाता था। तो सरलता की वजह से इस रास्ते पे एक नहीं कई कम से कम 10 बार पैदल आया हूँ ऋषिकेश से लेकर श्रीनगर तक। और अपने स्टूडेंट को जनरली यहाँ का जो सेक्शन है जियोलॉजिकल सेक्शन हम बोलते हैं, तो एक बहुत आइडियल सेक्शन है ये अपने हिमालय का, जिसमें हमें लेसर हिमालय शिवालिक से शुरू हम लोग करते हैं हरिद्वार से, और उसके बाद लेसर हिमालय की रॉक्स पूरी कवर होती है इसमें और हमें एक बहुत अच्छा सीक्वेंस मिलता है हमको। तो अगर हम उसकी एज वाइज भी देखें तो हमको बहुत ओल्डेस्ट रॉक भी मिलेंगी और बहुत यंगेस्ट रॉक भी हमको इसमें इस सेक्शन में मिलते हैं। तो आपके पास हमारे पास जो है शिवालिक्स हो गए, फिर लेसर हिमालय में फ्लाइट स्क्वारजाइट, ये प्री कैमरियन रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। उसके अलावा हमारे पास क्रॉल थ्रस्ट क्रॉल ये सीक्वेंस है पूरा, तो इसमें फॉसिलिफेरस जोन हमको मिलता है। तो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोलॉजिकल सक्सेशन और फॉसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फॉसिल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो इसलिए हम अक्सर बच्चों को ये वाला ट्रैवर्स जो हरिद्वार से लेके और श्रीनगर तक का MBT, और दूसरी बात टेक्टोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मिलता है MFT, MBT और श्रीनगर थ्रस्ट। तो 3 टेक्टोनिक अलाइनमेंट भी हमको इस रास्ते में क्रॉस करने को मिलता है, तो जो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कितना प्रेशर झेल सकती है सर ये जो बेल्ट है, क्योंकि इसमें ऑल वेदर रोड है, हमारा जो रेलवे लाइन है और हिल भी रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट एक्टिव है उसमें। देखिए ये बात तो सत्य है कि हमारा जो हिमालय है वो एक ग्रोइंग स्टेज में है, और जब कोई भी माउंटेन सिस्टम ग्रोइंग स्टेज में होता है तो उसके अंदर एक्टिविटीज़ आए दिन एक्टिविटीज़ होते हैं। सेस्मिक ट्रिमोर के रूप में हमको अक्सर यहाँ आए दिन अर्थक्वेक के झटके महसूस होते हैं, लेकिन साथ ही साथ चूँकि ये एक मैसिव मास है और उस मैसिव मास के अंदर ऐसा नहीं है कि हर रॉक बिल्कुल सड़ी गली है। अगर हम उसको जो सरफेस में डेफिनेटली जब प्राकृतिक प्रक्रिया है तो सरफेस में वेदरिंग प्रोसेस होती है, लेकिन वही रॉक अगर हम जैसे फिलाइट का एग्जांपल लें तो सरफेस पे आपको लगेगा कि बहुत सॉफ्ट है, एकदम गॉज जैसे पाउडर जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल टनल खुद रही है जगह जगह, तो क्रीमिश कलर का या ग्रेइश कलर का आपको वाइट पाउडर मिल रहा होगा। लेकिन उसी रॉक को जब अंदर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो इट बिकम वेरी सॉलिड। तो ऐसा नहीं है, जो रॉक एक्सपोज है वो वेदर्ड है, लेकिन जो इंटैक्ट है वो इनसाइड है। हाँ, कुछ एरिया है जो टेक्टोनिक अलाइनमेंट है जहाँ गॉज होता है, जैसे मैंने कहा MBT हो गया, MFT हो गया, MCT हो गया और ये श्रीनगर थ्रस्ट हो गया। जहाँ जहाँ से भी हमारा ये रोड हो, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पास ऑन होगा, तो उसके लिए फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसके लिए हमें इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है। पुस्ता देखिए कितना मजबूत है। कुछ जगह पुराने पैदल मार्ग में बहुत अच्छा काम हुआ है। ये पूरा पुस्ता। पैदल मार्ग को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पहले थोड़ा स्टडी कर लें। हमने जब चारधाम यात्रा प्लान की थी तो हमने राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक का अध्ययन किया, जो उन्होंने यात्रा की थी 1950 के आसपास। सालिग्राम वैष्णव जी ने जो किताब लिखी थी उत्तराखंड रहस्य, उसका अध्ययन किया। शिव उमराव सिंह रावत ने एक किताब लिखी है, वो उन्होंने भी पैदल की थी। और टॉम अल्टर के जो भाई हैं उन्होंने सीक्रेट वाटर लिखी थी, उनका नाम में ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो किताब का अध्ययन हमने किया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे स्वामी अखंडानंद, उन्होंने 1886 में पैदल यात्रा की थी और बिना पैसे भिक्षा मांग के रह के उन्होंने पूरी यात्रा की थी। तो इस पैदल यात्रा को समझने के लिए इन किताबों के अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं। आप श्री प्रसाद डबराल की किताब का अध्ययन कर सकते हैं, उन्होंने उत्तराखंड दर्शन, यात्रा दर्शन उत्तराखंड दर्शन नाम से किताब लिखी थी। उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आप बॉटनी के हैं, आप जियोलॉजी के हैं, आप जो इन्वायरमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, अब अगर एक बार आपने चारधाम यात्रा प्लान की अपने दोस्तों के साथ, तो यकीन मानिए ये आपको किताबों से ज़्यादा बहुत नॉलेज दे देगा। नमस्ते जी, नमस्ते। आप तो अभी जाना चाहे वापस आप ही आ गए हो? पैदल चलते हुए एक मुसाफिर को दूसरा मुसाफिर मिल गया और बातों ही बातों में परिचय हुआ, तो ऐसी गूढ़ रहस्य की बात भाई साहब ने कही जो शायद आप सबको भी या मुझे भी जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए। आप अपना क्या चाहिए? मेरा नाम है टीका प्रसाद केमनी। केमनी जी, आप बोलना चाहे कि हर दिन आप 16 किलोमीटर चल दो? सर मेरे एक अपॉइंटमेंट जो हुई थे वो 97 हो थे और 27 साल में थे, लेकिन मैं 16 किलोमीटर पर डे अप डाउन कर दूँ। तो पैदल चलन कद फायदेमंद हो? पैदल चलने फायदेमंद ये होते कि जितना आप लोग पैदल चल रहा उतना आप उम्र उब बढ़ली न कि घटली। एक दिन में अगर आप लोग 10 किलोमीटर भी पैदल चलना चाह तो मैं आप ज़िंदगी की इसका काम ना कर लूँ कि आप ज़िंदगी कतक आगे बढ़ेगी, वो तुम स्वयं महसूस नहीं करना जो इंसान ज़िंदगी जीणु। चलो ये तो है क्या सौभाग्य की बात जी, कि चलो जी, आप स्वास्थ्य ठीक छे। जी साहब। अब आप होना चाहे कि भाई अगर रोड होंदी तो हम तो रोज नहीं चलाना पड़ दो। हाँ मतलब आप तो चलो चलना चलो, लेकिन जो बीमार छे कोई मगर वेमा यो ये मां मैं आप एक सौभाग्य समझणु छो जो मैं पैदल चलनु छो, और दगड़ा मां मैं थोड़ी सी आप दुर्भाग्य समझणु छो कि जो मेरे एक दाना देवना बुढ़े छन मैं हूं को तही रोड देवा मंगणु छो नहीं कि अब मंगणु छो। पांच चुनाव है कि 5 सरकार बनेगी, सब 5 कार्यकाल 5वां चन्नु छ कार्यकाल चन्नु हमारी मतलब वेमा 2 विधायक तो हमारा स्वर्गीय वेगेन को एक तो स्वर्गीय मंदरवाल जी और एक हमारा स्वर्गीय कोटवाल जी जो कि 2 तो स्वर्गीय वेगेन।
गत अभी 2 महीना पहले मैं एक त्रिवेंद्र सिंह रावत जितने भी पैदल ले छो हाँ कि चलो देखो 2 महीना पहले मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जितने भी जो कि हमारी मीन बोली सब की मैं तीन समझ लो कि स्वयं उत्तराखंड गवर्नमेंट ही हमारी विडम्बना देखना आएगी तो सावन में मैं तो आश्वासन दे छो जबकि हम उनको देखने मैं भी यही बोली कि साहब जो हमारे उत्तराखंडी आदमी च खास कर जो हमारे उत्तराखंडी आदमी च व्यक्ति मेरे एक निवेदन च जैन अपनी जवाबदारी पूरी कर लेन तो उतक तय जहरो छोड़ी ते ये शहर छोड़ी ते तक जहर में बैठी है प्लेन्स में तो किले बैठी है ये दिक्कत है किले बैठी है किले बैठी है तो रुकी जो केवल 2 किलोमीटर रुकी तो 5 साल 5 कार्यकाल बेटी 2 किलोमीटर नहीं जुड़ सकी मतलब जो देवप्रयाग से वैसे अगने ही ये 2 किलोमीटर मतलब रोड से लेके आ रही हो हमारी यो बैंड च विद्याकोटी बैंड केवल 2 किलोमीटर च खाली और 5 कार्यकाल हो गए 5 चन्नू से भी रोड नहीं जुड़ सके जुड़ जाती है चहल पहल हुई अच्छा पैदल अब रोड जोड़ से अगर आप सोचो कि ऋषिकेश बढ़े की बद्रीनाथ तक पुराणु पैदल मार्ग फिर से ठीक करा दियाओ जी अगर जखम पुस्तक बना लोग आला पैदल चलने वाला भी बहुत छिन बहुत ज्यादा पैदल चलने वाला भी छन कई तो उन भी छन जो अपनी आर्थिक तंगी से चल रहा और कई इंसान जो मेरा वर्ग तुम्हारा वर्ग जौन सौक चल पर चल में तभी जब रोड ठीक हो बुरे निमाड़े हां रस ठीक हो अभी तो रास्ता ठीक नहीं यू पट्टी कोच को पट्टी ची जो जाम हम चलना छो पट्टी बताओ की डिस्ट्रिक्ट बताओ ना डिस्ट्रिक्ट सब तो डिस्ट्रिक्ट हमर पौड़ी ची यू पट्टी ये पट्टी आएगी ये गदनापुर तो कणवाल से कट गई हां और गदनापुर तक हम चलना चाहिए बनगढ़ से मच बनगढ़ से जी कोट ब्लॉक बनगढ़ से पट्टी और समिडवेल पट्टी ये पर खास पट्टी मतलब ये तो खास पट्टी में आएगी जिला टीरी में चलेगी नदी पार अलकनंदा पार अलकनंदा से इना छा हम तो पौड़ी में छा फिर हम ब्लॉक सिस्टम में बटे गया जब हम देवप्रयाग बढ़ाग ने बढ़ दो ना जी कहां को कुछ ही जो ये एक पैदल एक तो सौड़ च उम्र सु च वे अगने फिर ब्यास घाट वगैरह लग जान फुट ना अगने ई तरफ कई तरफ श्रीनगर तरफ अच्छा जब हम जाना चाहिए ना जना हम जाना छा तो खैर ये रोड जो ओनी थी मैं बोल सकी ये रोड जुड़ी चढ़ी ये तो ओनी से पौड़ी बेटी मगर आप निकल तो ये बद्रीनाथ पैदल मार्ग पे शायद अब निकल के ऐज निकल ना ऐज निकल ताली जान ताली निकलना अपन गांव को कुछ ही वेमा मुछली है कुलासु है मुछाली है गुड़सु है ग्वाड़ है उतरासु है देवल गांव है मंदरवाल जी का गांव है देवल गांव स्वर्गीय मंदरवाल जी का गांव देवल गांव से वही काफी गांव छी मतलब श्रीनगर तक तो खैर मैं इतने गांव की गिनती भी कहाँ से कर सकता हूँ इतने गांव है शायद मतलब चलो तो दूसरा रूट है एक मिनट में जो गढ़वाली समझते नहीं है या थोड़ा बहुत समझे उनको बता दूं कि आपने पहले बोलना था तो मैं थोड़ा हिंदी में नहीं मैं समझा देता हूँ वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 27 सालों से पैदल आ रहा हूँ रोज 16 किलोमीटर चलता हूँ कुलासू उनका गांव है और स्वस्थ हैं और ये एक सौभाग्य की और रोज उनको पैदल चलने का मौका मिल रहा है अगर सड़क बनी होती तो शायद नहीं चलते लेकिन दूसरी तरफ सड़क न बनने के कारण जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं महिलाएं अगर क्योंकि तीन में लेडीज मिथाक ने मिली वो बड़े एक बीमार बिछा एक महिला बीमार थी वो पैदल जा रही थी हाँ छोटी बच्ची भी थी अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी विडम्बना है कोट ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्र है इडवालसू पट्टी ना बनगढ़ से पट्टी हमारे माननीय सांसद बलूनी जी का ब्लॉक है किसका ब्लॉक है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी का उनसे भी रिक्वेस्ट है अनिल बलूनी जी अगर आप लोग इन गांव वालों की बातें सुन रहे हैं हमारे माध्यम से और फाइल भी भेजिए आपके पास आप तो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं आपके लिए तो ये चुटकी भर का काम है कि 2 किलोमीटर आपका ब्लॉक है उनका ब्लॉक है ये तो हमारे साथ इतना सोतला भी और चलो हम डरने वाले भी नहीं है भाई नहीं गाली दे रहे किसी को ये तो मांग है ना तो मांग किससे करेंगे अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये भी देखो भाई नमस्कार आप लोग का नाम बड़े आज ये हमारा गांव का संसाब पुलिस बड़े हैं गौर का लगो सभी पलायन को कारण क्या थी रोड बने दिले वो कर दिले थोड़ा हमसे सुनते कर दे तो किले नहीं वैसे तो सरकार लगी हुई है कि पलायन रोको तो रोको कैसे ये कारण ये भी तो है पलायन का छोटे छोटे बच्चे इन्हों आने में दिक्कत होती है ना ना छोटे बच्चे तो होनी चाहिए दिक्कत उनपे तो थकान के कारण आवाज भी नहीं आ रही सर वो बोलेंगे भी नहीं वो बोलेंगे भी कैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा ये घर से मिले पैसे जानता है बताओ लोग शहर में बढ़ना की सुविधा बनी रोड बनी थोड़ा बड़ा बच्चों लोग कितना जान खेती बाड़ी तो होले आप लोगों की अच्छा कहीं नहीं तो कहीं जो है अरे सर खेती तो रही दूर जब मकानी
बीमार है उनको ले जाएं तो ले जाएं कहाँ? घर में कुछ है? सास ससुर जी हाँ ससुर जी। सास भी नहीं, वो एज का तो भेल ये 84-85। अगले हफ्ते एक मंदिर मिल बिदा कोटी में ना बिल्कुल जय जय जाओ ना ना बिदा कोटी नहीं गई सो हाँ भाग्यमती जी ऊपर वो जाणु च हाँ सरकारी नौकरी नहीं साहब ना तो सरकारी था ना प्राइवेट था अभी हाँ बीमा था मतलब अच्छा संविदा पे लगा है समय तब मतलब 27 साल भी लगे छाई नहीं ना डाक वेल ना परिवार में तो दुई बेटी छी ना अच्छा और बाकी घोर नहीं इना कोटद्वार भाई रहंद अच्छा माँ बाप की रहंदी ना मत यू कवर ब्रेड टूटी वाली यू मतलब यू रोकड़ यू जो वीडियो 2013 खत्म से भी अच्छा वही 2013 बाद बिल्कुल जो आप बताए छे जो हाँ तब बेटी जब सीधे के इन काम चलनु हाँ हां बरसात में तो बहुत मुश्किल है भाई छे जन्म मुश्किल हाँ आप लोग चल हाँ हाँ बोलेगा बोलिए ऑनलाइन साइट बहुत आंदो मैं बिल्कुल बिल्कुल मोरे गांव बेटी का एक बीच में बीच को और सामने कोई धर्मशाला दिख रही है शायद हो सकता है काली कमली की हो क्योंकि काली कमली ने बहुत सारी धर्मशालाएं बनाई थी ये करीब 15 से 16 किलो का वजन है इसमें एक तो छाता रखा हुआ है पानी की बोतल है भरी हुई उसके अलावा 2-3 जोड़ी कपड़े हैं और एक छोटा सा स्टोव है और ब्यूटेन है ये बैग असल में मैंने जो प्रागो है उनसे बात की थी कि हम जा रहे हैं क्या आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो प्रागो ने ये पूरा बैग और बहुत कंफर्टेबल है ये बैग मतलब बहुत अच्छा लगा कि बैग बहुत दिक्कत करता है अगर बैग ठीक ना हो ढीला हो आगे से इधर से तो यहाँ दर्द होता है नहीं तो बैक पेन होता है लेकिन अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इस बैग से और ज़्यादा महंगा भी नहीं है 1800 का है ये बैग तो अच्छा लगा कि ये बैग में कंफर्टेबल है इसमें अभी और भी सामान आ सकता है पर मैंने ज़्यादा सामान रखा नहीं है टेंट भी था उन्होंने दिया लेकिन टेंट ले जाने की ज़रूरत ही नहीं जब गाँव से जा रहे हैं तो गाँव में रुक रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या टेंट रखने से बैग बहुत ज़रूरी है ऋषिकेश से फिर जौन देवराग तक गाड़ी आई और गाड़ी वो हम स्टेशन खत्म तो वो बटी फिर लोग पैदल मार्ग रात जगह काली कमी वाला धर्मशाला थे पंद्रह लोग का घर था जातरी मस्त बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जातरी बनवाया था ना ये कोई आओ जाओ फिर जब वो चल 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 तब बन रोड तब कीर्तन नगर चली तब ये रास्ते जब कीर्तन नगर पहुँची तब ये रोड फिर तब तक पड़ी ना कम हुई ना तब वो बची कीर्तन नगर और कीर्तन नगर ही बच्चे ना घूमते रहने वाला
ये तो 2010 में जब आपदा आई, फिर 2013 में कई बार भूकंप आए, भूकंप के उससे भी जीर्ण शीर्ण हो गए। कई बार दिया हमने, श्रीनगर, पौड़ी, देहरादून, कोई सुनाई तो हो नहीं रही इसमें। कई बार प्रयास कर, अभी भी कर ही रहे हैं, पर अभी तक कुछ। मंदिर आप ही लोग देख रहे हैं? जी जी जी, जबकि उसका वर्णन उसमें भी है, उत्तराखंड में 46-47 उसमें सर्ग में पेज में, अभी तक कुछ नहीं है इसमें सुना है। अच्छा, कहानी वही है कि माता सीता यहाँ से आगे की तरफ बढ़ी? हाँ, तो जब तक तो राम जी आए, राम जी ने यहाँ तो इनको विदा किया, इन्होंने सीता माता को हरा के विदा किया, उन्होंने सीता माता से और ऊपर विदा किया थोसोड़ी में, कोड ब्लॉक में। यही है बाकी। मंदिर की छत एक तो ऊपर से टूट वो तो डैमेज हो रखा है, आगे से भी और पीछे से भी। और न तो इसकी डेंटिंग है, ना इसकी पेंटिंग है। कई बार हमने कहा डेंटिंग पेंटिंग का भी हो जाता, ठीक ही था। इससे पहले मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि माता सीता का मंदिर है। तो माता सीता का मंदिर ये नहीं है, बल्कि इससे आगे के स्थान पर पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण का मंदिर है। और मान्यता है कि जब सीता माता जा रही थी छोड़ के भगवान राम को, और भगवान राम यहाँ तक आए थे, यहाँ से उन्होंने विदा किया माता सीता को, और यहाँ से आगे लक्ष्मण जी उनके साथ गए। ये मंदिर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया, ऊपर से टूट रहा है। इसकी दीवारें भी जो हैं वो धीरे धीरे उनमें दरारें पड़ गई हैं। मंदिर के दो हिस्से हैं, एक तो जो गर्भगृह है और आगे का हिस्सा है सभा मंडप। मंदिर उसी नागर शैली का है जिस शैली के भगवान केदारनाथ का मंदिर है, रघुनाथ जी, रामचंद्र जी का मंदिर है, या और भी। और मंदिर देख के लगता है कि ये कत्यूरी शैली का तो है ही। लगभग ये 12वीं शताब्दी, 10 से 12वीं शताब्दी का निर्माण है। पत्थरों को काट कर उसके बाद उनको जोड़ कर ये बनाया गया है मंदिर। अब आप सोचिए, इतना पुराना मंदिर है, कई भूकंप आए, ऊपर जो उसका त्रिरथ है, जो जहाँ पर गुम्बद लगा रहता है ऊपर, सबसे ऊपर, वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है, जो लकड़ी का ही होता है। तो अगर उसको, वो शायद पटाल का है, तो अगर उसको ठीक कर लिया जाए और थोड़ा सा दीवारें अगर मजबूत कर ली जाएँ, तो ये मंदिर हमारी ऐतिहासिक पौराणिक विरासत है। इसका संरक्षण हमें ज़रूर करना चाहिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, पसीने से तरबतर, तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। बढ़ाइए इस पूरी सीरीज़ को आगे की तरफ।
मैं इस समय देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच जो पुराना बद्रीनाथ पैदल मार्ग है उस पर चल रहा हूँ। नीचे माँ अलकनंदा नदी बह रही है जिसे अपर नंदा भी कहा जाता है। और इस तरीके से एकांत में चलना हर पल रोमांच पैदा करता है। हमेशा ये एक डर का माहौल रहता है कि कहीं कोई गुलदार, भालू, इस तरीके के जंगली जानवर ना आ जाए। हालांकि हमें हिरन दिखा और भालू और गुलदार तो अभी तक, जब हम इसके इससे आगे चल रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। देखते हैं आगे। जो सफ़र इख्तियार करते हैं वो ही दरिया को पार करते हैं। सच तो ये है कि खुद मुसाफिर का रास्ते इंतज़ार करते हैं। हाँ योगेश, अरे कट ले। वो दिख रहा है सीता माता का मंदिर, छोटा सा, उसके पास जाएंगे भी। ये है अपर नंदा यानी अलकनंदा। अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर ये तप्पड़ जो दिख रहा है ये है सीतासैंण। इधर से अभी हम होके बढ़ेंगे आगे और ये है सीतासैंण जगह पर सीता माता का मंदिर।
स्थानीय लोग जो मंदिर है उसे सीता माता का मंदिर कहते हैं। और जब हम विदाकोटी में थे तो वहाँ पर उन्होंने जो पुजारी थे मंदिर के भट्ट, उन्होंने बताया कि वहाँ तक भगवान राम छोड़ कर आए थे माता सीता को, और यहाँ तक लक्ष्मण जी छोड़ कर गए। और फिर यहाँ से सीता माता ऊपर जो कोट ब्लॉक में सिद्धोष्णी पट्टी है, जहाँ हर साल मंगसीर में मेला का आयोजन होता है, वहाँ पर चली गई। और वहीं पर लव और कुश जो है वो काफ़ी समय तक रहते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसी इलाके में कहीं पर आश्रम था और आश्रम में ही लव कुश जो है वो रहते थे। ऋषिकेश बद्रीनाथ पुराने पैदल मार्ग की अगर बात करें तो ये कई जगह पर 6 फुटी है, कई जगह पर सड़क है, कई जगह पर पगडंडी है। और जो वाइल्ड लाइफ है वो मुर्गे तो करीब हमें 100 से ज़्यादा दिखे होंगे, हिरन भी बहुत ज़्यादा दिखे। उसके अलावा पक्षियों की आवाज़ तो लगातार हमें ऋषिकेश से जैसे ही हम आगे बढ़े वैसे लगातार मिलती जा रही है। वाकई में ये वाइल्ड को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए, हमारी नदी घाटी को समझने के लिए और पहाड़ को समझने के लिए सबसे अच्छा ट्रैक है ऋषिकेश से बद्रीनाथ यानी भू वैकुंठ धाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साल के पेड़ पे ये कीड़ा है, ये बताइएगा क्या है ज़रूर। अगर आप लोगों में से कोई बॉटनी या जूलॉजी का स्टूडेंट हो। ताल बिच गया घर इना मकान चाहिए कोई। तो लो जी, हम
देवप्रयाग से करीब 8 मील यानी 12 किलोमीटर पैदल सफ़र करके पहुंच गए हैं रानी बाग। अब रानी बाग के बारे में और जानते हैं, दिनेश रावत जी हमारे साथ हैं। और एक बात और कि पौड़ी में बहुत सारे ब्लॉक में वीरानी सी छाई है। वीरानी तो यहाँ भी है लेकिन खेती बाड़ी के मामले में वीरानी नहीं है। तो पहले यात्रा पे बात करते हैं। तो दिनेश जी, यहाँ पर पड़ाव था एक। हाँ, यहाँ पड़ाव था। आपकी यादें में क्या क्या है बचपन में जब आप छोटे थे, तो क्या था माहौल यहाँ पे? माहौल ऐसा था कि यहाँ दुकानें थे छोटे छोटे, तो यहाँ हमारे पिताजी हमें लाए, तो हमें उस टाइम तो यहाँ यात्रा बहुत चलती थी। मतलब आपके पिताजी भी इसलिए आए, आपके दादाजी की यात्रा चल रही है? हाँ, और यहाँ खेत बनाए, हाँ, सब दुकानें बनाई। हाँ, पहले हमारा उसके बाद मकान, आप लोग बस ही गए? बस इधर मकान था। हाँ। उसके बाद हमने दादाजी गुजर गए, तो पिताजी ने इधर लगा दिया, चाचा ने उधर लगा दिया ऊपर। 2 परिवार? 2 परिवार हैं। तो यहाँ यात्रा बहुत चलती थी। हमारे साधु लोग बहुत पड़े रहते थे खेतों में। फिर यहाँ छोटे मोटे दुकानें थी तो चलता। अच्छा, अगर यात्री चल रहा है, जैसे मैं मान लीजिए आ रहा हूँ, हाँ, आपने मुझे पानी पिलाया, चाय पिलाई, हाँ, तो पुण्य तो आप ही को लगा। आप कोई यात्री आ रहा है, उसने खाना खाया, हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे रहे। तो अब वो यात्री उधर से आता नहीं? अब ना, अब यहाँ नहीं आता, इस रोड की वजह से आते नहीं है, वो चले गए। अच्छा, यहाँ आपकी कितनी खेती बाड़ी में क्या क्या अनाज आप लोग कर रहे हैं? अब देखो, हमारे यहाँ एक तो जंगोरा होता है, और सट्टी होते हैं, और गेहूँ होते हैं, और ये क्या बोलते हैं इसको, लैया होता है, जौ होते हैं, कोदा होता है। सभी जो अनाज पहाड़ में होते हैं होता है, सारा होता है सब। अब सोचिए दिनेश रावत जी, हाँ जी। अगर यहाँ पर बसे हैं, किसी तरह अपना परिवार चला रहे हैं खेती बाड़ी से, खच्चर उनके पास हैं, बैल हैं, गाय हैं। अब उनका बेटा बड़ा होके अगर उसको इस वाली बेल्ट में भी अगर रोजगार करना है या स्वरोजगार करना है, अगर यहाँ पर्यटन का विकास होता है, तो सोचिए उनके जैसे दिनेश रावत जी के जैसे और उनके बेटे या और भी लोगों के लिए कितने अच्छे अवसर हो जाएंगे। तो मेरा एक सुझाव है कि आप होम स्टे में रजिस्टर जरूर कराइए। हाँ, यहाँ बहुत अच्छी जगह है, अच्छी जगह है, बहुत प्यारा घर है, और यहाँ पर लोग आ भी सकते हैं। आ भी सकते हैं। मैं आपका नंबर भी शेयर करूँगा, आप लोगों से कुछ लोग फ़ोन भी करेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे पर्यटन बढ़ता है। जैसे आप कोई एक आदमी आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर इसी करके धीरे धीरे, और लोग ऐसी शांत जगह आना चाहते हैं। हाँ, सड़क बढ़िया पे है। देखो कितना हल्ला है। हल्ला बढ़िया है, बहुत शांति है यहाँ पे। देखो, किसी का ये झगड़ा नहीं आपका है। दुर्भाग्य है कि सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, और ये आपका सौभाग्य है कि आप शांत जगह पे, शांत जगह पे है। किसी की लड़ाई दोनों चीज़ें हैं। चीजें बड़ी है, किसी की लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, बढ़िया है यहाँ पे। तो यहाँ से अब देखो, मुझे पानी भी यहीं है, पानी है, सब बिजली कुछ आ है, गई, बिजली है, फ़ोन भी काम कर रहे घर हैं, है, सब है। सड़क है, थोड़ा ऊपर है। ऊपर है, दूर है थोड़ा। गीत गाता चल आके गीत गाता चल। रूरल टेल्स एक मकसद के साथ चारधाम यात्रा पैदल कर रहा है। मकसद है कि हमारे जो पुराने पैदल मार्ग हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, उसमें लोगों को पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और ऐसे चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या फिर हिमाचल में से बहुत सैकड़ों हजारों ट्रैक है, यानी जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जो गाँव के बीच के है। मैदानी इलाकों में तो लोग चलते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ऐसे हजारों ट्रैक हैं जो सड़क के कारण वीरान हो गए हैं। तो उनमें ट्रैफिक जो है वो चलाने के लिए है। फ़िलहाल आप चल रहे हैं देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच। हमने रानी बाग को क्रॉस कर लिया है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं गंगा मैया के साथ। तो बोलो गंगा मैया की जय। इस तरीके के रोमांचक ट्रैक मिल रहे हैं हमें। अब ये पैदल रास्ता है, ध्यान से चलना है। और इसके नीचे ये गंगा मैया यानी अलकनंदा। तो करीब 50-60 फीट की गहराई है और रास्ता है करीब
2 फुट के आसपास। जब आप ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो सड़क मार्ग से अपनी खिड़की गाड़ी या कार से सामने वाली पहाड़ी पर पगडंडी देखिएगा। उसी पगडंडी पर संदीप गोसाई लगातार पैदल चल रहा है और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा समय निकालिए इस नेचर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और जानिए हिमालय को। ये थोड़ा रास्ता ख़राब दिख रहा है, मलबा आया है शायद 2010 या 2013 का, और ये पूरा पैदल रास्ता ध्वस्त हो गया है। बढ़ते हैं आगे। यात्राएं मन की शुद्धि और तन की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये केवल सनातन हिंदू धर्म नहीं बल्कि तमाम धर्मों में यात्राओं का पूरा एक श्रृंखला है, उनके बारे में बताया गया है। हम ही ने हमारे जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं उनको पिकनिक स्पॉट में बदलने पर हम सब आमादा हैं। ये आदमी वही समझ सकता है, पैदल यात्रा जो करके जा रहा है वही तीर्थ का मतलब असली समझ सकता है। पुराने समय में 6-6 महीने चारों धामों की यात्रा में लग जाते थे, और आज तो 4 धाम हेलीकॉप्टर से 4 दिन में भी संभव है। सोचिए आप भी कि कहाँ गलती आप कर रहे हैं। क्या आप भी पैदल थोड़ा बहुत चल सकते हैं? जो आपका समय हो, जैसे आपकी उपलब्धता हो। आप एक साल में एक ही धाम करिए, लेकिन कुछ दूरी करीब 40-50 किलोमीटर पैदल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे युवाओं के लिए तो एक ये रोमांचक सफ़र भी हो सकता है, जिन्हें धर्म के साथ साथ ट्रैकिंग का अनुभव भी होगा और हिमालय को जानने का भी। और वो उनके लिए भी तो बहुत ज़रूरी है जो बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड के जो PCS एग्ज़ाम हैं, या फिर जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर आपने चारों धाम घूम लिए तो ये समझ लीजिए कि आधा गढ़वाल आप समझ जाएंगे। तो फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। रामपुर जो गाँव है यहाँ से थोड़ी दूर है, अभी मालूम नहीं है कि किसके यहाँ रुकना है, लेकिन जिनके यहाँ भी रुकेंगे उनकी जानकारी या जो आगे होगा वो अगले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। पसीने से तरबतर। 2 जगह पूछा, दोनों जगह उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए मना कर दिया। थक चुका था, इसलिए सोचा कि वहीं पर पीछे जो मकान है वहाँ रुक जाता हूँ।
लेकिन अब आगे बढ़ रहा हूँ। देखता हूँ रामपुर में रात को सोने की जगह मिलती है कि नहीं।